नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर आतिफ शर्मा आपके सामने फिर से एक अपना नया वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों। ये हमारी प्लस फर्स्ट क्लास होगी दोस्तों न्यूट्रिशन हेल्थ के बारे में। न्यूट्रिशन हेल्थ के अंदर दोस्तों हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दो टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम अभी जो क्लास फर्स्ट करेंगे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में होगी दोस्तों। इसके एंड दूसरी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, जब भी आप हमारे चैनल पे आते हैं, हमारे चैनल पे आए तो आप सरल होम्योपैथी जो यूट्यूब पे चैनल बनाओ दोस्तों, उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट में जो भी वीडियो आ रहे हैं, अपने काफी पहले भी अपने वीडियो डाल चुके हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट में भी हम जब वीडियो डालेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलती रहेगी दोस्तों। एंड हमारा गूगल चैनल भी चलता है दोस्तों, सरल होम्योपैथी.com के नाम से, जहाँ से भी आपको होम्योपैथी के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जब पेज पे चलते हैं दोस्तों, तो हम सबसे पहले हम समझेंगे न्यूट्रिशन हेल्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे अपने न्यूट्रिशन हेल्थ का मीन समझा है दोस्तों। इसका मतलब होता है ए स्टेट ऑफ हैविंग एडुकेट इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑप्टिमल बॉडी फंक्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब है दोस्तों कि जो बॉडी को एक एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रॉपर रूप से जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, उनको करने के लिए जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है दोस्तों, वो एक एडिक्वेट अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट में मिलता रहे, जिससे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट और फंक्शंस इजीली अच्छे से चलते रहे दोस्तों। इसका मतलब पढ़ने दोस्तों यहाँ पे ये लिखा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है बैलेंस बिटवीन द न्यूट्रिएंट इनटेक एंड रिक्वायरमेंट। जो भी अपने जो न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को आवश्यकता होती है दोस्तों, उनका इनटेक और रिक्वायरमेंट होता है, उनके अंदर बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस बिटवीन इन न्यूट्रिएंट इनटेक एंड रिक्वायरमेंट, जो अपनी बॉडी को आवश्यकता है और जो इनटेक अपन ले रहे हैं, उन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। इसी का मतलब न्यूट्रिशन हेल्थ होता है दोस्तों। इसको लेने का उद्देश्य ये होता है दोस्तों कि अपने को इससे बचा जा सकता है। इसके अंदर अगर प्रॉपर अमाउंट में ये लेते रहेंगे तो दोस्तों माल न्यूट्रिशन जो होता है, जो व्यक्ति को माल न्यूट्रिशन का शिकार होता है, जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है, उसका शिकार नहीं हो, इसके बचाने के लिए हमें को प्रॉपर इनटेक बैलेंस होना चाहिए दोस्तों इसमें अपने जो जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर दोस्तों एक प्रोटीन आता है, फैट आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है। ये तीन जो होते हैं दोस्तों, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंडर में आते हैं दोस्तों। इसका मैक्रो का मतलब होता है दोस्तों कि लार्ज अमाउंट के अंदर किसी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको लार्ज अमाउंट में दोस्तों इनटेक किया जाता है उनका अपनी बॉडी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और आवश्यकता भी अपनी बॉडी को उनकी ज्यादा पड़ती है। ये किस लिए आवश्यकता होती है, किसके लिए होती है? फॉर एनर्जी एंड टू मेंटेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। अपन अपनी बॉडी के जो स्ट्रक्चर और फंक्शन और एनर्जी की आवश्यकता है, उसके लिए अपने को दोस्तों इसकी आवश्यकता होती है दोस्तों। ये समझ लेना दोस्तों, यहाँ मैंने पहले लिख रखा है दोस्तों, तो आप समझ लीजिए। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज अमाउंट के अंदर किसी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होना। मैक्रो जैसे प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट लार्ज अमाउंट में आवश्यकता है दोस्तों फॉर एनर्जी एंड टू मेंटेन स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है दोस्तों, अब एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आता है दोस्तों। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि दोस्तों जिन 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 न्यूट्रिएंट्स की अपने को, जहाँ यहाँ मैक्रो का मतलब लार्ज था, तो दोस्तों यहाँ पे माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट में। जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता अपने को, माइक्रो का मतलब स्मॉल अमाउंट में, यानी कि कम मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है दोस्तों बॉडी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अभी इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे दोस्तों, तो विटामिन और मिनरल्स दो आते हैं दोस्तों, विटामिन और मिनरल्स, इनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में, मिनरल्स तो दोस्तों इसी क्लास में अपने द्वारा कवर कर लिया जाएगा। तो विटामिन का जो टॉपिक है वो काफी बड़ा है दोस्तों, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम इससे आगे चलते हैं दोस्तों, हम पढ़ेंगे प्रोटीन के। सबसे पहले अपन दोस्तों पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है दोस्तों। ये होता है प्रोटीन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड इट कंसिस्ट इन बॉडी अराउंड 7 to 15%। ये 10 से 15% दोस्तों अपने बॉडी में 7 से 15% दोस्तों होता है। प्रोटीन कंसिस्ट 20% ऑफ टोटल बॉडी, और ये जो अपने बॉडी वेट होता है दोस्तों उसका 20% होता है। जैसे कि मान लो दोस्तों किसी व्यक्ति में 80 किलो वजन है, तो उसके अंदर अगर उसको 20% देखेंगे तो उसका 16 केजी वेट उसका प्रोटीन का ही होगा दोस्तों। प्रोटीन उसकी बॉडी में होंगे। और प्रोटीन सप्लाई 4 किलो कैलोरी, यानी कि दोस्तों सबसे अच्छा क्वेश्चन जो यहाँ बनता है केवल और केवल प्रोटीन से बनता है, वो होता है यहाँ से कितनी एनर्जी पर ग्राम के अंदर मिलती है। यानी कि पर ग्राम, 1 ग्राम अगर किसी के द्वारा 1 ग्राम अगर प्रोटीन लिया जाता है तो उससे कितनी कैलोरी मिलती है? 4 किलो कैलोरी दोस्तों। ये क्वेश्चन याद करने का दोस्तों, यहाँ पे पर ग्राम। और एक दोस्तों अगर कंफ्यूज करने के लिए अपने किलो जूल के अंदर क्वेश्चन में दे रखा हो तो 16.7 किलो जूल एनर्जी के रूप में ये होता है दोस्तों ना। किलो जूल के अंदर अगर आंसर पूछे तो किलो जूल के अंदर यहाँ से ये आंसर करना दोस्तों। अब दोस्तों अपने जो पढ़ा है कि जो ये प्रोटीन इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, इसका मतलब होता है कि दोस्तों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर नाइट्रोजन एंड कार्बन दोनों पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, इसका मेन होता है दोस्तों नाइट्रोजन और कार्बन जिन के अंदर पाए जाते हैं वो प्रोटीन के अंदर में आते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर जैसे इसका उदाहरण देखें दोस्तों, अमीनो एसिड्स होते हैं, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो
ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं दोस्तों अमीनो एसिड्स, एंड जो प्रोटीन होते हैं वो, एंड दोस्तों एक होता है अपने न्यूक्लिक एसिड, एक होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, ये तीन इसके उदाहरण हम ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसके अंदर प्रोटीन की दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है दोस्तों, और एक होता है दोस्तों एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है। नॉन एसेंशियल का मतलब होता है दे आर सिंथेसाइज्ड विद इन द बॉडी। इसका मतलब होता है जो जो अ, जो अपना जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो शरीर के द्वारा खुद के द्वारा विद इन बॉडी, बॉडी के द्वारा खुद के द्वारा बनाया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है फ्रॉम कार्बन स्केलेटन, जो अपनी बॉडी का जो कार्बन स्केलेटन उसके द्वारा प्रोवाइडेड बाय सेल्स, और सेल्स को प्रोवाइड करती है। और इंटरमीडिएट और अदर जैसे इससे और किससे प्राप्त हो सकता है दोस्तों, इंटरमीडिएट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, जो मेटाबॉलिक पाथवे चलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे चलता है और सिट्रिक एसिड पाथवे चलता है, और एंजाइमेटिक ट्रांसएमिनेशन जो चलता है पाथवे उसके अंदर ऑफ द एग्जिस्टिंग अमीनो एसिड्स, जो अमीनो एसिड्स का दोनों का कन्वर्ट एक दूसरे में ट्रांसएमिनेशन होता है दोस्तों, उसके द्वारा भी ये प्राप्त हो। इसका इसके अंदर अपन अगर एंजाइमेटिक ट्रांसएमिनेशन का मतलब देखें तो इसका मीन्स होता है, आप लिख लो, ए बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर एन अमीनो ग्रुप is transferred from one compound to another catalyzed by enzyme called transaminase reversible process। ठीक है दोस्तों, इसकी अपनी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, मैंने जो बोली है ये कोई याद करने वाला नहीं है, पर इसमें याद करने का एक ये कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों। इसमें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो 11 अमीनो होते हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन में दे देंगे 11 में से कोई भी 3 ऑप्शन देके चौथा अलग ऑप्शन दे दे, एसेंशियल अमीनो एसिड्स का डाल दे, तो वहां पे हमको करना होगा आंसर कि कौन से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, उसमें 3 होंगे, एक अलग होगा, तो उसको अलग वाले को आंसर करना होता है दोस्तों। ये एक देख लीजिए, एलेनिन, आर्जिनिन, एस्प्रिजिन, सेरिन, ग्लूटामिक एसिड, प्रोपोलिन, ग्लाइसिन एंड सिस्टीन एंड टायरोसिन, ये होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स दोस्तों। अब एसेंशियल अमीनो एसिड्स कितने होते हैं तो 9। अब इसके अंदर संख्या भी बोल सकते हैं दोस्तों, ये याद रखना, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स 11 होते हैं और एसेंशियल होते हैं वो 9 होते हैं। अब जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं दोस्तों ये अपनी बॉडी के द्वारा नहीं बनाए जाते, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द मैमल्स, ये बॉडी के द्वारा नहीं बनाए जाते, दीज आर गेट थ्रू द योर डाइट, जो अपन भोजन जो लेते हैं उसके द्वारा अपने को प्राप्त होते हैं, ये बाहर से प्राप्त होते हैं दोस्तों अपने भोजन के द्वारा। ये नॉन एसेंशियल होते हैं वो अपनी बॉडी खुद बनाती है, और एसेंशियल होती है वो बाहर से प्राप्त करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन, ये दोस्तों ये 9 नाम है, ये याद कर लीजिए, क्वेश्चन आता नहीं है फिर भी आपके रफली आइडिया होना चाहिए कौन कौन से नॉन एसेंशियल और कौन कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों एक नॉर्मल से इसमें क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यहाँ से सिस्टीन और टायरोसिन जो होता है, सिस्टीन और टायरोसिन जो होता है दोस्तों, जिसके अंदर अपन देखें दोस्तों सिस्टीन और टायरोसिन कौन से होते हैं, सिस्टीन और टायरोसिन अपन देखेंगे तो ये होते हैं दोस्तों नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर प्रीमेच्योर बेबी, ये जो 2 टाइप के नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं दोस्तों, ये किसी भी प्रीमेच्योर बेबी की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं दोस्तों, ये दोनों सिस्टीन एंड टायरोसिन, इसको याद कर लेना, प्रीमेच्योर बेबी के लिए कौन से 2 जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी आवश्यकता होती है वो सिस्टीन एंड टायरोसिन। ठीक है दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, न्यू टिश्यू कैन नॉट फॉर्म अनलेस ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन डाइट। अगर किसी की डाइट में जो पूरे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं प्रेजेंट होगी तो उसके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा दोस्तों, इसको अपन बायोलॉजिकल कंपाउंड भी बोलते हैं। तो इसके अंदर बायोलॉजिकल किसी भी क्वेश्चन में आ जाए कि बायोलॉजिकल कंपाउंड किसे बोलते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स को बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अपन अब नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, प्रोटीन कनेक्टेड विद इम्यून मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। जो प्रोटीन होते हैं दोस्तों, ये प्रोटीन्स होते हैं वो अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम से कनेक्ट होते हैं दोस्तों। एनिमल सोर्स क्या होता है प्रोटीन का, एनिमल सोर्स मिल्क, मीट, एग्स, चीज, फिश, होल एग्स, ये बेस्ट रेफरेंस प्रोटीन होते हैं जो एनिमल सोर्स से प्राप्त होते हैं दोस्तों। और वेजिटेबल सोर्स से जो प्रोटीन प्राप्त होते हैं वो पल्सेस होते हैं जिनको लेग्यूम्स बोलते हैं, एंड दाल भी आती है, सीरियल्स होते हैं, अनाज होता है दोस्तों, बीन्स होते हैं, नट्स होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, केक्स एंड अदर, ये वेजिटेबल सोर्स होते हैं। इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि एनिमल सोर्स से कौन कौन से प्रोटीन, तो इनमें से अपने को नाम याद रखना है, और वेजिटेबल सोर्स से कौन से होते हैं सीरियल्स, प्रोटीन डेफिशिएंट। अब ये सीरियल्स जो अनाज होते हैं दोस्तों, अनाज जितने भी अनाज होते हैं ना दोस्तों, अनाज के रूप में जो भी होते हैं अपने खाने की प्रक्रिया में यूज लेते हैं दोस्तों, ये डेफिशिएंट किसमें होता है, लाइसिन एंड थ्रियोनिन, ये लाइसिन और थ्रियोनिन की इनमें कमी पाई जाती है। और ऊपर से जितनी दाल होती है प्रोटीन, जो किसकी डेफिशिएंसी होती है, मिथ्योनिन की डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन जितनी भी दालें होती है जो पल्सेस होते हैं उनमें मिथ्योनिन की डेफिनेशन होती है दोस्तों। अब इसके दैट रीजन दे आर नोन एज लिमिटिंग अमीनो एसिड, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इन जो सीरियल्स और पल्सेस को क्या बोला जाता है, लिमिटिंग अमीनो एसिड। इनके जो ये 3 अमीनो एसिड्स हैं, लाइसिन, थ्रियोनिन एंड मिथ्योनिन, इन तीनों को अपन लिमिटिंग अमीनो एसिड्स बोलते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन में आ जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्स अंडर द लिमिटिंग अमीनो एसिड्स। इनमें ये 3 नाम लाइसिन, थ्रियोनिन एंड मिथ्योनिन दे रखा होता है, एक अलग से नाम कोई भी दे दिया, टायरोसिन, सिस्टीन, कुछ भी देते हैं दोस्तों, तो अलग वाला ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको रटना नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन में के लोग
काफी क्लासेस चलती हैं, उनमें क्वेश्चंस के रूप में बताया जाता है, पर लोग दोस्तों ये याद नहीं रहता, पर अपने को जब यहाँ लैंग्वेज में अपने पढ़ा होता है तो अपने को याद रहता है दोस्तों। अब दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन जो कंटेंट होता है किसमें होता है, सोयाबीन में दोस्तों। यहाँ याद कर लेना, सोयाबीन में 43.2% होता है, पल्सेस में 21% होता है, मीट्स के अंदर 18.26 होता है, फिश के अंदर 15, एग्स के अंदर। इसका क्रम भी पूछ सकता है दोस्तों, सबसे ज्यादा किसमें होते हैं क्रम, जैसे उसमें क्रम दिया होता है पल्सेस, यानी सोयाबीन पहले दे दिया फिर पल्सेस दे दिया, तो ऐसे ऑप्शन क्या होता है उसमें सबसे ज्यादा जिसमें होता है वो क्रम पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, याद करने के लिए अपने को दोस्तों, ठीक है दोस्तों। असेसमेंट ऑफ द प्रोटीन लेवल डन बाय एल्ब्यूमिन मोर देन 3.5 ग्राम डेसीलीटर। जो एल्ब्यूमिन, जो प्रोटीन का जो असेसमेंट होता है वो एल्ब्यूमिन के थ्रू अपने को देखा जाता है, एल्ब्यूमिन मोर देन, अगर किसी में एल्ब्यूमिन का मोर देन 3.5 ग्राम से डेसीलीटर से ज्यादा हो। प्रोटीन रिक्वायरमेंट, अब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 1 ग्राम जो होती है पर केजी वेट, यानी कि किसी में 1 केजी वेट है दोस्तों तो उसको 1 ग्राम ही प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों, कोई 70 केजी का व्यक्ति है तो उसमें 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है पर डे, ठीक है दोस्तों। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों फैट्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। फैट इट कंसिस्ट इन बॉडी अराउंड 10 to 30%, ये 10 से 30% अपने बॉडी में होते हैं। फेट रिक्वायरमेंट, और जो फेट की रिक्वायरमेंट है 10 से 40 ग्राम पर डे की कितनी रिक्वायरमेंट, 20 से 40 ग्राम दोस्तों, इसको याद कर लेना दोस्तों। फेट्स, अब ये क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, फेट्स कितने डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड होते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सॉलिड फॉर्म में होता है, बाकी फिर ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं इसे नेक्स्ट ज्यादा टेम्परेचर पे। अब फेट्स के टाइप क्या है, सिंपल लिपिड्स कौन से होते हैं, ट्राइग्लिसराइड, ये क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि इन फॉलोइंग विच इज द सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड में कौन सा आएगा, ट्राइग्लिसराइड आएगा, और कंपाउंड लिपिड में क्या है, फॉस्फोलिपिड आएगा, और डेरिवेटिव ट्राइब्स में कौन सा कोलेस्ट्रॉल आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें अपने क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये यहाँ से बनता है कि एक जो ग्राम जो फेट होता है वो कितनी कैलोरीज प्रदान करता है, तो 9 किलो कैलोरी प्रदान करता है, और उसको किलो जूल में देखें तो 37.7 किलो जूल प्रदान करता है। जस्ट ट्वाइस होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट था वो 4 किलो कैलोरी प्रदान करता है दोस्तों पर ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे जो फेट होता है ये 9, तो यहाँ कंफ्यूजन इनमें होता है कि वहाँ पे ऑप्शन दिया होता है 4 किलोग्राम, 9 किलोग्राम, 5 किलो कैलोरी, ऐसे कुछ आंसर क्वेश्चन है, तो वहाँ दोस्तों याद रखना है, तो इसी क्वेश्चन को याद रखना आपको, 9 और इसका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी, ठीक है दोस्तों। और किलो जूल के अंदर पूछे तो वहाँ पे किलो जूल के अंदर था, यहाँ किलो जूल के अंदर ज्यादा था, ठीक है दोस्तों। एक्यूमुलेशन ऑफ 1 kg ऑफ एडिपोज टिश्यू, अगर 1 kg एडिपोज टिश्यू अगर बॉडी में इकट्ठा है तो वो कितने किलो कैलोरी के बराबर होता है दोस्तों, 7700 किलो कैलोरी की एनर्जी के बराबर होता है दोस्तों। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब दोस्तों इसमें यह होता है कि एक टाइप ऑफ द फैट, इसका मतलब डेफिनेशन लिख लो दोस्तों, मैं लिखा देता हूँ आपको बोल के, एक टाइप ऑफ फैट वेयर द फैटी एसिड्स चेन हैज ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। जो कार्बन एटम्स होते हैं दोस्तों, जो कार्बन एटम्स होते हैं यहाँ पे दोस्तों, कि ये जो कार्बन एटम एक सिंगल जो चेन होती है दोस्तों, ये कार्बन एटम्स होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं इसके चारों दोनों तरफ, यहाँ अपन देखेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन होता है, और एक जो यहाँ ऐसे सीधी चेन चलती है वो कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बन की चलती है, ऐसे ये ऐसे चलती है दोस्तों, यहाँ सी, यहाँ कार्बन, यहाँ एच ऊपर नीचे। और यहाँ पे जो दोस्तों होता है ना, यहाँ पे एक जो चेन होती है ना, ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ना, वो सिंगल चेन होती है, सिंगल बॉन्ड होता है दोस्तों, इसको सैचुरेटेड फैटी एसिड बोला जाता है। और जो अनसैचुरेटेड होता है दोस्तों, अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होता है दोस्तों, 1 और मोर डबल बॉन्ड होता है, यानी कि इसमें 2 बॉन्ड होंगे कार्बन एटम्स के बीच में, इंटर हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन चेन होती है इसके अंदर 2 बॉन्ड होंगे। ऐसे दोस्तों जो चेन अपन ने पहले देखी थी, ऐसे जो चेन देखी थी उसके अंदर जो यहाँ कार्बन और कार्बन है ना दोस्तों, इसमें डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड एक जगह कहीं कहीं होगा, वहां पे डबल बॉन्ड होगा, ऐसे 2 बॉन्ड मिलेंगे दोस्तों, ऐसे, ठीक है दोस्तों। ये H हाइड्रोजन होता है, तो दोस्तों इसको याद करने की डेफिनेशन है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, टाइप ऑफ फैट्स वेयर 1 और मोर डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स इन देयर हाइड्रोजन चेन, ठीक है दोस्तों, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं दोस्तों, ये 2 टाइप होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसको मोफा भी बोलते हैं दोस्तों, मुफा और फोन ऑलिव ऑयल। ये मुफा जो होता है मोनो अनसैचुरेटेड, ये ऑलिव ऑयल के अंदर प्रेजेंट होता है, नट्स के अंदर एवोकाडो, एवोकाडो जो एक रुचिरा फल होता है, रुचिरा नाम से फेमस है, और इसको दोस्तों अलग नाम से भी जानते हैं, एक मक्खन फल भी बोलते हैं इसको, मक्खन फल, ठीक है दोस्तों, मक्खन फल एवोकाडो, ये मक्खन के जैसे होता है। एंड दे हेल्प इन लोअर रिस्क ऑफ स्ट्रोक, ये एक तो किसकी लोअर स्ट्रोक की रिस्क को कम करते हैं, हार्ट डिजीज की रिस्क को कम करते हैं। प्रोवाइड विटामिन, और ये विटामिन ई प्रोवाइड करता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, याद कर लेना दोस्तों। इट हेल्प इन रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी हेल्प करता है। और इसका उदाहरण क्या, ओलेइक एसिड, इसका उदाहरण पूछ सकता है दोस्तों, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का उदाहरण क्या है,
अब बता दोस्तों पोली अनसेचुरेटेड, पोली अनसेचुरेटेड पूफा भी बोलते हैं इसको, मुफा और गुफा दोनों अलग अलग होते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ हेल्दी फैट दैट आर एसेंशियल फॉर द बॉडी, ये बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नर्व फंक्शन, ये नर्व फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन आता है नर्व फंक्शन के लिए कौन सा एसिड आवश्यक होता है, तो पोली अनसेचुरेटेड फैट से आवश्यक होता है। ब्लड क्लॉटिंग में भी ये हेल्प करता है, ब्रेन हेल्थ के लिए और मसल्स स्ट्रेंथ के लिए भी हेल्प करता है। दे आर नॉट मेक बाय बॉडी, ये बॉडी के द्वारा नहीं बनाई जाती, ये फूड के द्वारा प्राप्त की जाती है। इसमें ये दोस्तों इसका उदाहरण होगा लिनोलेक और अल्फा लिनोलेक एसिड, ये याद कर लेना। इसका उदाहरण तो है ओलेक एसिड और यहाँ लिनोलेक और अल्फा लिनोलेक एसिड इसका पूफा का एग्जांपल है। पूफा फाउंड इन प्लांट एंड वेजिटेबल, ये प्लांट और वेजिटेबल दोनों में प्राप्त होता है दोस्तों। सेचुरेटेड फैट इज फाउंड इन एनिमल फैट, और ये सेचुरेटेड होता है जो होता है दोस्तों एनिमल फैट्स के अंदर होता है। एक्सेप्शन कोकोनट ऑयल, एक कोकोनट ऑयल में इसका एक्सेप्शन पूछ सकते हैं दोस्तों कि सेचुरेटेड फैटी एसिड्स किस किस में प्राप्त होता है, वहाँ एनिमल फैट्स ये दे रखे होंगे तीन चार, पर यहाँ पे कोकोनट ऑयल भी दे सकता है, पाम ऑयल वेजिटेबल ऑयल भी दे सकता है। तो दोस्तों इसका एक्सेप्शन है, यहाँ एक कोकोनट ऑयल में प्रेजेंट होता है, पाल्म ऑयल में और वेजिटेबल ऑयल में भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे दे रखा था दोस्तों पूफा होता है ना वो प्लांट और वेजिटेबल ऑयल्स में होता है, तो यहाँ ये लगते ऑयल की जैसे हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन होता है दोस्तों, इनमें भी सेचुरेटेड फैटी एसिड्स इन तीन में भी प्रेजेंट होता है, तो ये याद कर लेना एक्सेप्शन दोस्तों। तो फिश ऑयल कंटेन फूफा एंड मुफा, अब ये जो फिश ऑयल होता है वो दोनों करती है, फूफा और मुफा दोनों को कंटेन करती है दोस्तों, दोनों होते हैं। नोट इसमें एक नोट दे रखा है दोस्तों, एक्सेस फेट को, अब एक्सेस फेट होगा उससे ओबेसिटी हो सकती है, फिर नेट्रोमा स्किन हो सकती है, टोड जिसको टोड स्किन भी बोलते हैं। ये क्यों होती है, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी की वजह से डाइट के अंदर। और एक सीएसडी क्रोनिक हार्ट डिजीज भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है दोस्तों, ये याद कर लेना दोस्तों। नॉर्मल है कार्बोहाइड्रेट। अब अपन दोस्तों तीसरा जो अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, इसे मेन कंपोनेंट ये होता है, कार्बोहाइड्रेट मेन कंपोनेंट होता है दोस्तों फूड का, दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट अराउंड 60 to 80, ये 60 से 80% जो न्यूट्रिशन होता है वो प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड एनर्जी 4 किलोग्राम, ये 4 किलोग्राम प्राप्त करता है दोस्तों, प्रोवाइड करता है एनर्जी। एनिमल फूड डू नॉट कंटेन इन फाइबर, एनिमल फूड होता है ना वो किसी प्रकार का फाइबर प्रेजेंट उसमें नहीं होता है। इसमें नोट देकर प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज प्रोक्सिमेट फूड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि प्रोक्सिमेट फूड के अंदर में कौन, यहाँ प्रोक्सिमेट फूड दे दिया ऑप्शन, यहाँ पे यहाँ प्रोटीन दे दिया, यहाँ फैट दे दिया, यहाँ कार्बोहाइड्रेट दे दिया और यहाँ ऑल ऑफ अबव दे दिया। तो इसमें बोले कि प्रोक्सिमेट फूड कौन सा होता है, तो ऑल ऑफ अबव दोनों तीनों होंगे दोस्तों, या फिर अदर कोई ने नाम दे दिया यहाँ पे, वो आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि कौन कौन से मिनरल्स अपने बॉडी में आवश्यक होते हैं दोस्तों, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते थे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम की मात्रा कितनी, कैल्शियम इज 1.5 to 2% बॉडी वेट, जो बॉडी किसी भी व्यक्ति की बॉडी वेट का जो होता है ना 1.5 से 2% तो बॉडी वेट तक कैल्शियम प्रेजेंट होता है बॉडी में ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन। बॉडी कंटेन 1200 ग्राम कैल्शियम इन विच 98% फाउंड इन बोन, जो 1200 किलो अगर 1200 ग्राम अगर किसी में कैल्शियम प्रेजेंट है तो उसका 98% दोस्तों बोन्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इन ब्लड कैल्शियम प्रेजेंट 10 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, जो ब्लड के अंदर होता है वो 10 मिलीग्राम पर डेसिलीटर के अंदर प्रेजेंट होता है। डेवलपिंग फीटस रिक्वायर्ड 30 ग्राम ऑफ कैल्शियम, जो डेवलपिंग फीटस होता है दोस्तों वो 30 ग्राम कैल्शियम की उसको आवश्यकता होती है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन होता है कि दोस्तों सबसे ज्यादा कैल्शियम किसके दूध में होता है, तो यहाँ काउ मिल्क में होता है दोस्तों, पर अगर क्वेश्चन में गोट मिल्क भी दे रखा है तो गोट मिल्क में थोड़ा सा ज्यादा होता है काउ मिल्क से भी। अगर वहाँ पे गोट मिल्क हो तो वहाँ आंसर गोट मिल्क को करना है, अगर गोट मिल्क नहीं होता है और अदर जितने भी दे रखे होते हैं कुछ भी मिल्क दे रखे उसमें काउ मिल्क में सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, कैल्शियम है ना, एंड ह्यूमन मिल्क प्रोवाइड, और ह्यूमन मिल्क होता है 300 माइक्रोग्राम कैल्शियम प्रोवाइड करता है। 20 से 30% डाइटरी कैल्शियम नॉर्मली एब्जॉर्ब अकर, इनके 20 से 30% डाइटरी जो कैल्शियम होता है वो नॉर्मली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाई विटामिन डी, और विटामिन इसका कैल्शियम को इंक्रीज करती है, इसके एब्जॉर्प्शन को कैल्शियम को, एंड डिक्रीज बाई, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज किसके द्वारा किया जाता है, डिक्रीज कौन कर सकते हैं, फाइटेट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, फैटी एसिड्स इन डाइट है ना, ये इसके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं दोस्तों। 600 मिलीग्राम पर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इन एडल्ट, जो एडल्ट होते हैं 1 से 9 साल के होते हैं बच्चे, उनमें 600 मिलीग्राम डेली रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की, और जो इन्फेंट होते हैं जो पैदा होते हैं 0 से 12 मंथ होते हैं उनको 500 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। और दोस्तों एंड जो 17 से जो एडोलेसेंट एज वाले होते हैं 10 से 17 एज वाले उनको 800 मिलीग्राम पर डे की कैल्शियम की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन चलेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता है दोस्तों ह्यूमन बॉडी कंटेन 25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 25 ग्राम मैग्नीशियम ह्यूमन बॉडी कंटेन करती है। इन विच हाफ इज प्रेजेंट, जो स्केलेटन होता है जो बोन्स होते हैं उनमें आधा प्रेजेंट होता है। डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम अकर इन क्रोनिक, इसकी जो डेफिशिएंसी कब हो सकती है मैग्नीशियम की दोस्तों, जो अगर कोई क्रोनिक एल्कोहलिज्म अल्कोहल पीता हो, सिरोसिस लीवर हो, टॉक्सीमिया हो, प्रेगनेंसी हो, प्रोटीन एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। अब ये पीईएम का मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये भी एक माल न्यूट्रिशन का टाइप है दोस्तों, ये अपन पढ़ेंगे क्वासिकोल और मेरास्मस के अंदर आता है। एंड माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, और माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जो भी होते हैं उनमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है दोस्तों, इन्फेंट को कितने 40 मिलीग्राम मैग्नीशियम इन फर्स्ट 6 मंथ,
तो फर्स्ट 6 मंथ में उसमें 40 मिलीग्राम की आवश्यकता है, तो 60 मिलीग्राम की नेक्स्ट 6 मंथ में आवश्यकता है। एडल्ट को अंदर कितनी, तो 3 से 4.5 मिलीग्राम की आवश्यकता पर केजी बोर्ड के अनुसार ना। इसमें तो 40 मिलीग्राम और ये 60 मिलीग्राम होती थी, और यहाँ पर केजी होगा मिलीग्राम में दोस्तों, 3 से 4.5 मिलीग्राम पर केजी बोर्ड। और अप्रोक्सीमेट कितना, 200 से 300 मिलीग्राम पर डे, 200 से 300 मिलीग्राम मैग्नीशियम की आवश्यकता पर डे होती है दोस्तों। फॉस्फोरस का बॉडी कंटेंट 400 से 700 ग्राम फॉस्फोरस। जो बॉडी होती है दोस्तों अपनी, जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कितनी रखती है वो दोस्तों फॉस्फोरस 400 से 700 ग्राम फॉस्फोरस बॉडी किसी भी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे सोडियम। सोडियम होगा तो दोस्तों सोडियम होगा वो 100 ग्राम सोडियम बॉडी कंटेंट एंड डेली रिक्वायरमेंट इज 5 ग्राम पर डे। 5 ग्राम पर डे उसको किसी भी बॉडी को एडल्ट को रिक्वायर्ड होगी सोडियम की। ठीक है दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे पोटेशियम। पोटेशियम की कितना होता है दोस्तों, 250 ग्राम बॉडी कंटेंट एंड सोडियम पोटेशियम का रेशियो क्या होता है दोस्तों, 1 अनुपात। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सोडियम पोटेशियम का रेशियो कितना होता है किसी बॉडी में, 1:1 बॉडी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखेंगे दोस्तों आयरन। सबसे जो मेन टॉपिक है आयरन का भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके अंदर आयरन बॉडी कंटेंट 3 to 4 ग्राम आयरन, 3 से 4 ग्राम आयरन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इन विच 60 to 70% इन ब्लड, जो 60 से 70% तो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। रेस्ट स्टोरेज आयरन इज, जो रेस्ट होती है वो 1 से 1.5 ग्राम बॉडी के अंदर घूमती होती है दोस्तों, है ना स्टोरेज। ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन अबाउट 3.34 मिलीग्राम आयरन। जो ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होती है वो कितना आयरन रखती है, 3.34 मिलीग्राम आयरन उसके अंदर होता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर दोस्तों। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, अब इसमें से क्वेश्चन कहां से मिलता है, एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन अकर्स इन ड्यूडेनम एंड अपर स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ड्यूडेनम होती है दोस्तों, जो स्टमक के जस्ट नीचे ये स्टमक होता है, इसके आगे जो ड्यूडेनम होती है दोस्तों, यहाँ ड्यूडेनम होती है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है दोस्तों। ये ड्यूडेनम और ये जो अपर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो पार्ट होता है यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों। और ये किस फॉर्म में होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया पहले फेरस स्टेट के अंदर, है ना। ये याद कर लेना दोस्तों, फेरस स्टेट, एक ड्यूडेनम और अपर स्मॉल इंटेस्टाइन को याद रखना कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का, और किस फॉर्म में होता है, फेरस स्टेट के अंदर। आयरन लॉसेस इन एडल्ट डेली 1 मिलीग्राम। जो आयरन का लॉस होता है डेली कितना होता है एडल्ट के अंदर, 1 मिलीग्राम एंड 12.5 ग्राम पर डे 28 डे साइकिल। और किसी भी महिला के अंदर जो 28 दिन का साइकिल होता है उसमें 12.5 ग्राम का लॉस होता है। कट ऑफ पॉइंट क्या होता है, कट ऑफ यानी कि जो निम्न स्तर कितना हो सकता है, किसी एडल्ट मैन में 23 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, एडल्ट फीमेल में 12 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। 6 से 14 साल के जो होते हैं उनमें 12 ग्राम डेसीलीटर हो सकता है। एडल्ट फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है उसमें 11 ग्राम डेसीलीटर तक उसकी कट ऑफ जो पॉइंट होता है वो हो सकता है। चिल्ड्रन 6 मंथ के जो चिल्ड्रन 6 साल तक होते हैं 11 ग्राम पर डेसीलीटर तक कट ऑफ पॉइंट हो सकता है। इससे नीचे नहीं होना चाहिए दोस्तों, इससे नीचे होगा तो उसको एनीमिक बोलते हैं दोस्तों। नॉर्मल सीरम आयरन कंसंट्रेशन इज 0.80 to 1.8 मिलीग्राम पर लीटर। जो नॉर्मल सीरम आयरन कंसंट्रेशन है दोस्तों, ये देख लेना नॉर्मल सीरम आयरन कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए। तो दोस्तों अब आएगा आयोडीन। आयोडीन है दोस्तों, अब किसी भी व्यक्ति को आयोडीन कितना होता है बोलो, ह्यूमन बॉडी होती है वो कितना कंटेन करती है दोस्तों, 50 मिलीग्राम। दोस्तों 50 मिलीग्राम एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन 8 से 12 मिलीग्राम ब्लड लेवल ऑफ आयरन। और ब्लड लेवल कितना होता है, 8 से 12 मिलीग्राम ब्लड के अंदर। ठीक है, रिक्वायरमेंट कितनी, 150 माइक्रोग्राम, 150 माइक्रो पर डे, 150 माइक्रोग्राम पर डे इसकी आवश्यकता होती है दोस्तों आयोडीन की। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 250 माइक्रोग्राम पर डे की आवश्यकता होती है, ये देख लेना दोस्तों, नॉर्मल है। फ्लोराइड, फ्लोराइड कितने, 96% प्रेजेंट बोन एंड टीथ। जो बोन और टीथ होते हैं उनके अंदर 96% फ्लोराइड प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो होता है, ड्रिंकिंग वाटर में 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। एंड इन इंडिया, और इंडिया के अंदर ये नॉर्मल रेंज है कि यहाँ तक हो सकता है फ्लोराइड ड्रिंकिंग वाटर में। और इंडिया में जो एक्सेप्टेड वैल्यू 0.5 से 0.8 मिलीग्राम पर लीटर तक होती है। एक्सेप्टेड जो एक लिमिट जो इंडिया में डिसाइड कर रखी है कि इससे ज्यादा मात्रा फ्लोराइड की नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्टेड वैल्यू है। और इन टेम्परेट एरिया, जो टेम्परेट एरिया होते हैं, टेम्परेट जोन्स होते हैं, उनके अंदर 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर हो सकती है दोस्तों एक्सेप्टेड वैल्यू। जिंक होता है, जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। अब जिंक क्वेश्चन आ जाएगा इंसुलिन की सिंथेसिस के लिए किस मिनरल की आवश्यकता होती है, तो वहां जिंक आंसर होगा दोस्तों, है ना। बाय पेंक्रियाज इम्यूनिटी फंक्शन, और इम्यूनिटी फंक्शन के लिए भी ये आवश्यक होता है। बॉडी कंटेन 1.4 to 2.3 ग्राम जिंक। जो बॉडी कितना कंटेन है, 1.4 to 2.3 ग्राम जिंक बॉडी कंटेन करती है। डेफिशिएंसी, और इसकी डेफिशिएंसी होने से क्या क्या हो सकता है दोस्तों, लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है, जिन बच्चों में वजन नॉर्मल से कम होगा। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेट, जो बच्चों की जो यूट्रस के अंदर जो ग्रोथ होती है वो भी डिस्टर्ब होगी दोस्तों अगर जिंक की कमी होगी तो। और डिलीवरी होगी वो प्रोलॉन्ग होगी, लंबी हो सकती है। रिक्वायरमेंट कितनी, 12 मिलीग्राम पर डे। 12 मिलीग्राम पर डे किसी भी व्यक्ति के अंदर आवश्यकता है, तो 10 मिलीग्राम पर डे इन फीमेल, और फीमेल्स में 10 मिलीग्राम की आवश्यकता। नॉर्मली इसकी 10 से 12 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता होती है। प्रेग्नेंट वुमन को इसकी रिक्वायरमेंट 12 मिलीग्राम पर डे हो सकती है दोस्तों, प्रेग्नेंट वुमन को।
और इन्फेंट्स में हो सकती है इसकी नॉन इन्फेंट्स के अंदर इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, 1 से 3 साल तक के बच्चों में कोई आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। अब इसके अंदर सबसे जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों, कॉपर। कॉपर की बॉडी के अंदर कितना होता है, सोचते हैं 150 मिलीग्राम बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है दोस्तों कॉपर। कॉपर ठीक है। और न्यूट्रोपिनिया होते हैं दोस्तों, न्यूट्रोफिल्स की कमी। न्यूट्रोफिल्स जो WBC आती है, जो न्यूट्रोफिल्स होती है उसकी कमी, मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंटेड एबनॉर्मलिटी ड्यू टू कॉपर डेफिशिएंसी। अगर किसी में कॉपर की डेफिशिएंसी होगी तो उसमें अंदर दोस्तों न्यूट्रोपिनिया मिलेगा ही मिलेगा। न्यूट्रोफिल्स की कमी जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में हेल्प करती है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है दोस्तों। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 मिलीग्राम पर डे इन एडल्ट, 2 ग्राम पर डे इन एडल्ट। इसके अंदर 2 मिलीग्राम की आवश्यकता दोस्तों होती है, ठीक है दोस्तों। अपना जो ये टॉपिक था दोस्तों यहीं तक था। अब अपन जब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दोस्तों, सेकंड जो इसका पार्ट होगा वो होगा विटामिन के बारे में, ठीक है दोस्तों। ये बहुत जल्द मैं ये टॉपिक लेके आने वाला हूँ। आप हमारे चैनल से, जो हमारा सरलहोम्योपैथी.com के नाम से है दोस्तों, ये चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। हमारा जो यूट्यूब पे चैनल सरल होम्योपैथी के नाम से, आप इसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको नेक्स्ट नई से नई वीडियो मिल सके, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।